नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं गुरचरण सिंह जसूजा का लिखा पंजाबी हास्य नाटक का हिंदी अनुवाद, गोमुखी शेरमुखी। पात्र: किशन देवी मकान मालकिन, शरण सिंह प्रॉपर्टी एजेंट, चोपड़ा साहब मकान खरीदने वाला, सुदर्शन मकान मालकिन का बेटा। स्थान: चांदनी चौक, दिल्ली। समय: 20वीं सदी का कोई भी दिन। प्रथम दृश्य: बाजार का दृश्य। चोपड़ा साहब और शरण सिंह बाजार में बातें करते हुए चले आ रहे हैं। थोड़ा आगे चलकर एक तरफ खड़े होकर बतियाने लगते हैं। चोपड़ा एक प्रौढ़ उम्र का व्यक्ति है, पैंट पहने हुए है और हाथ में हैट है। शरण सिंह सिख है, जिसकी दाढ़ी खिचड़ी, कपड़े साधारण और पगड़ी मैली है और जिसने कमीज खुला पायजामा पहन रखा है। चोपड़ा: आप बहुत जोरदार आदमी हैं सरदार साहब, देख लो, यहाँ तक जबरन घसीट लाए हो मुझे। शरण सिंह: बस चोपड़ा साहब, पहुंच ही गए अब तो आप। इसी बाजार में तो वह मकान है। रुक कर उंगली से संकेत करता है। वह जो गली है ना, उसके कोने वाला मकान छोड़कर दूसरा मकान है। चोपड़ा: खैर, मकान तो हुआ ठीक, लेकिन मेरी प्रार्थना है। शरण अनसुनी करके: वह देखो जी, जिसका हरा सा रंगीन छज्जा है, गली की ओर 2 खिड़कियां हैं। छज्जे पर खड़े होते ही फर्राटे से हवा आएगी। चोपड़ा: आप बड़े वो हैं। मेरा कहना है कि हाथों हाथ सौदा कर लेने का मेरा कोई विचार नहीं है। आपके मजबूर करने पर साथ चला आया। शरण: चोपड़ा साहब, सच मानो तो मुझे अपनी कमीशन का कोई लालच नहीं। मुझे तो आपसे खास प्यार है, वरना और भी तो बहुतेरे ग्राहक हैं अपने। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि अच्छा सौदा हो तो किसी और से कहने को दिल नहीं मानता। चोपड़ा: शुक्रिया शुक्रिया सरदार साहब, लेकिन असल बात यही है कि इस समय मेरे हाथ में रकम नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। शरण: ये बात आप छोड़ दें, मैं सब जानता हूँ। ऐसी चीज लेकर दूंगा कि याद करेंगे। आप जरा चलें तो मकान तो दिखा दूं। चोपड़ा: लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यर्थ में समय खराब करने वाली बात है। शरण: ओहो चोपड़ा साहब, क्या भोली बातें करते हैं आप भी। आप व्यापारी लोगों में से हैं। व्यापारी का काम ही क्या है? व्यापार करना। व्यापारी को सस्ती चीज मिले तुरंत खरीद लेता है, महंगे भाव बिकती हो तो तुरंत बेच देता है। लाला लालचंद जी हैं ना अपने, जी वही, तेल वाले। 2 महीने पहले मेरे हाथ में जमीन का एक टुकड़ा था। बेचने वाले की जरूरत का सवाल था। मैंने लालचंद जी से बात की। लो जी, सौदा हो गया और हुआ भी बहुत सस्ता। और अब पिछले सप्ताह वही टुकड़ा 3000 के लाभ से बिकवा दिया है। जिस काम में से 4 पैसे मिलते नजर आते हों, व्यापारी आदमी भला उसे कब छोड़ता है। चोपड़ा: नहीं सरदार साहब, व्यापारी तो हम हुए ठीक, लेकिन समय समय की बात होती है। शरण: मेरा कहना मानकर इस सौदे पर विचार जरूर करें। विचार करने में कुछ घिसता है क्या? अगर आप नहीं लेंगे तो जबरन तो मरने से रहा।
चोपड़ा, खैर ठीक कह रही हैं आप। शरण, चांदनी चौक का इलाका है ये। दिल्ली में इतना सस्ता सौदा तो सौभाग्य से ही मिलता है। चोपड़ा, सस्ता क्या है, आप कीमत तो बाप के बाप की सुना रहे हो। अरे भाई, कोई रीजनेबल बात कहो। शरण, मोल का क्या है, आपने अभी कुछ दिया तो नहीं ना। मालिक का माल है, भले ही लाख की मांग करे। आप खरीदार हैं, चाहो तो कोड़ी मोल डालो। इसमें गुस्से की क्या बात है। सभी अपने बित्ते के मुताबिक काम करते हैं। एक बार आप मकान को देख तो लें, फिर भला देखना भी कोई मोल में शामिल है क्या। चोपड़ा, ये तो आपने ठीक फरमाया, लेकिन आजकल मैं अपने बेटे को कोई अलग बिजनेस करवाने की सोच रहा हूँ। उसने इसी साल बीए पास किया है। शरण, क्यों नहीं क्यों नहीं, काम तो करना ही चाहिए, लेकिन अलग से करवाने की क्या जरूरत है। वह बेचारा ना समझ है, अभी बच्चा है। आप माने चाहे ना माने, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वक्त बहुत नाजुक चल रहा है। ठीक रहेगा कि अभी उसे और आगे पढ़ने दो, या फिर कोई नौकरी दिलवा दो। चोपड़ा, नौकरी मिलनी कोई आसान है आजकल। शरण, लो जी, आपका शहजादा हो तो नौकरियों की कमी है कोई। आपकी पहुंच कहाँ नहीं है भला। जहां चाहो सिफारिश करके लगवा सकते हैं आप। चोपड़ा, आप भी भोले हैं। बिजनेस के सामने नौकरी क्या चीज है। शरण, ये तो ठीक कहा आपने, लेकिन बुरा न माने, आजकल के लड़के माँ बाप को कम ही खिलाते हैं कमाकर। आप मेरे दोस्त हैं, तभी ये सब कह रहा हूँ। चोपड़ा, वाह सरदार जी, मेरे बेटे की ये जुर्रत नहीं कि मेरे सामने वह आंखें भी ऊंची कर सके। शरण, तो ठीक है, मैं एक काम बताऊं, मानोगे ना अपनी दोस्ती को। और काम भी ठाठ वाला, रईसी। चोपड़ा, हाँ हाँ कहो। शरण, तो सुनो फिर, यही मकान रणजीत के नाम से खरीद दो। लोग मकानों का बिजनेस नहीं करते क्या। और भी अच्छे सौदे टकरवाता रहूंगा। चोपड़ा सोचते हुए, ठीक ही कह रहे हैं आप। ये बात मेरे दिल को भी लगती है। शरण, तो सौदा करो। आप यहीं ठहरो, जरा सामने होटल में इंतजार करो। मकान मालिक से बात करके मैं अभी आपका आमना सामना करा देता हूँ। चोपड़ा, लेकिन कीमत बहुत बताई है आपने। शरण, आप अंदर से मकान देखोगे तो पता लगेगा कि क्या चीज है। बड़े मन से बनवाया गया है ये मकान। वैसे आप जानते हैं, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। आप निश्चिंत रहें, कीमत के बारे में मैं स्वयं ही तय कर लूंगा। वैसे मकान मालिक जरा सख्त किस्म की औरत है, कुछ समझाना बुझाना पड़ेगा। उसे तो ये मकान जान से भी प्यारा है। चोपड़ा, ये अब आप जाने। शरण, क्यों नहीं क्यों नहीं, ये तो मेरा काम है। दलाली किस काम की लूंगा मैं। एक ओर निकल जाता है। दूसरा दृश्य, किशन देवी के मकान की बैठक। कमरे की सजावट से निम्न मध्य वर्ग के परिवार का घर लगता है। मामूली फर्नीचर, लेकिन साफ सुथरा। सामने कॉर्निस पर कुछ पुस्तकें आदि। एक और खाट बिछी है, जिसके आगे 2 कुर्सियां हैं। पर्दा उठने पर किशन देवी कमरे की चीजों, फर्नीचर आदि की सफाई करती नजर आती है। वह साधारण कपड़ों में अधेड़ उम्र की औरत है। शायद घर के काम में लगी होने के कारण ही पहनावा मामूली है। किशन देवी कॉर्निस पर लगी पुस्तकें पोंछते हुए, कितनी मिट्टी जम गई है पुस्तकों पर। सुदर्शन,
ओ सुदर्शी! एक 17-18 वर्षीय युवक का प्रवेश। सुदर्शन: जी बीजी। किशन देवी: बेटा, तूने अपना कमरा साफ नहीं किया? देखना कैसे तुम्हारी पुस्तकें गर्द में अटी पड़ी हैं। सुदर्शन: बीजी, अभी तो मैं बाजार से लौटा हूं। किशन देवी: हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। घर की सफाई करते हुए मैं जैसे पगला ही जाती हूँ। जरा ध्यान न दो तो गर्दो गुबार से घर का नक्शा ही बदल जाता है। सुदर्शन: लेकिन बीजी, आप तो दिन भर यूं ही लगी रहती हैं। किशन देवी: यूं ही लगी रहती हूँ? जरा जाकर तो देख, चौबारे का फर्श कैसा चमक रहा है। देखकर तबीयत खुश हो जाती है। फिर मैं किसी पर एहसान तो करती नहीं, अपना काम ही तो करती हूँ। दरवाजे पर दस्तक उभरती है। किशन देवी: जरा देख तो सुदर्शन, कौन आया है। सुदर्शन बाहर जाता है। किशन देवी पुस्तकों को ठीक करके सही जगह पर लगाती है और खाट पर बिछी चादर की सलवटें ठीक करती है। सुदर्शन अंदर आता है। सुदर्शन: बीजी, शरण सिंह दलाल आए हैं। किशन देवी माथे पर त्योरियां चढ़ाकर: फिर आधम का, इन दलालों ने भी क्या दिल जलाया है। कोई न कोई चाटने आता ही रहता है। शरण सिंह का प्रवेश। शरण: नमस्कार बहन जी। किशन देवी क्रोध में: तुम फिर आ गए भाई। मैं कई बार तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे मकान नहीं बेचना। नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी। कोई मजबूरी है, जबरदस्ती है कोई। शरण: बहन जी, आप तो यूं ही नाराज हो जाती हैं। मैंने कुछ कहा है? किशन देवी: तुम मेरे साथ सौदे का वायदा कर गए थे पहले। 2 माह तक शक्ल नहीं दिखाई। मैं कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ कि अब मेरा मकान बेचने का इरादा नहीं है, पर पता नहीं आप दलाल लोग किस मिट्टी के बने होते हो कि बेकार में सिर खपाने आ जाते हो। शरण: आप बैठ तो जाएं, मेरी बात सुने जरा। किशन देवी: क्या सुनूं मैं? कोई सुनने वाली हो तब ना। न जाने चक्कर लगाते हुए आप लोगों की टांगे क्यों नहीं थकती। 5-7 दिन बाद फिर धमकते हो। शरण: आप मेरी बात तो सुनती नहीं। मैं आपसे यही कहने नहीं आया कि आप मकान बेच दें। आप बेचिए या ना बेचिए, आपकी दौलत है। पर मैं आपके कोई काम आ सकूं, आपकी कोई सेवा कर सकूं तो हाजिर हूं। किशन देवी जरा शांत होकर: तो फिर और क्या बात है? शरण: बहन जी, ये बात नहीं कि। बात बदलकर: शायद आपको मालूम ही है कि मैं करोल बाग में रहता हूँ। आपकी कृपा से वहां मेरा अपना मकान है। हमारे 2 कमरों के फर्श उखड़ गए हैं और अब वहां नया फर्श बनवाना है। मैं आपकी भाभी को जिक्र दे बैठा कि बहन जी के मकान का फर्श बहुत बढ़िया बना हुआ है। वह अब हर रोज मेरे कान खाया करती है कि चलकर मुझे दिखा लाओ, ताकि वैसे ही फर्श हम भी बनवा लें। किशन देवी जरा खुश होकर: तो साथ ले आए होते आप। शरण: मैंने सोचा पहले आपसे बात कर देखूं, वैसे ही बिन बुलाए मेहमान कहीं न बन जाएं। किशन देवी: कोई बात नहीं, आपका अपना घर है, बड़ी खुशी से आओ, जब चाहो आओ। शरण: मैं हर रोज अच्छे मकानों का सौदा करवाता रहता हूँ, लेकिन जैसा साफ, सुंदर और डिजाइनदार फर्श मैंने आपके मकान में देखे हैं, कहीं और देखने को नहीं मिले। किशन देवी: भाईजान, मैंने मकान पूरी रुचि से बनवाया है। खुद सामने खड़े होकर अपनी मन मर्जी से फर्श बनवाए हैं। सुदर्शन के पिताजी को भी शानदार घर बनवाने का बहुत शौक था। शरण: जी हाँ, मैं जानता हूँ। मेरे उनके अच्छे गहरे संबंध थे।
कितनी दिलचस्पी से मकान बनवाया था उन्होंने, लेकिन बेचारे को इसका सुख भोगने का मौका ही नहीं मिला। चलो खैर, उनके बाल बच्चे खुश रहें। अब तो बेटा भी बड़ा हो गया है। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? सुदर्शन। जी, सुदर्शन। शरण। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? किशन देवी। सुदर्शन ने इसी साल मैट्रिक पास की है, प्रथम श्रेणी में। शरण। शाबाश शाबाश, तब तो बहन जी मुबारक हो, बधाई लो। सच बहुत खुशी हुई, आखिर मेरे दोस्त का बेटा है। मेरे दिल से पूछकर देखो, इतनी खुशी आपको नहीं हुई होगी जितनी मुझे हुई है। किशन देवी। तुम्हें भी बधाई हो। माफ करना, मैं तुमसे व्यर्थ ही नाराज हो रही थी। शरण। आपका इसमें कोई दोष नहीं बहन जी, आखिर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं ना। किशन देवी। दरअसल दो दलाल और हैं जो कभी कभी इधर चक्कर लगा जाते हैं। बार बार एक सी बातें सुनने पर इंसान का जी भर जाता है। शरण। ये तो उनकी नासमझी हुई ना। जो बात एक बार हो जाए फिर उसमें वह रस नहीं रह जाता। हर रोज तो दाल भी नहीं खा सकते हम, बदल बदल कर ही घर में दालें बनती हैं। किशन देवी मुस्कुराते हुए। ठीक कह रहे हैं। शरण। सदा नए विचार, नई बात, नए डिजाइन, नए फैशन, नए ढंग का मोल पड़ता है। सारा संसार ही नवीनता के लिए पागल बना घूमता है। फिर ये कोई अनहोनी बात नहीं कि आप मेरे जैसे पुराने किस्म के दलालों की हल्की कन्वेंसिंग से चिढ़ ही जाएं। किशन देवी। ओहो, मुझे तो ध्यान ही नहीं। चाय पानी लोगे कुछ? बाहर धूप में से आ रहे हो। शरण। नहीं नहीं, मुझे कोई खास प्यास नहीं है। किशन देवी। बेटा जाओ और मामा जी के लिए शरबत बना लाओ। सुदर्शन। अच्छा बीजी। प्रस्थान। 1 मिनट खामोशी। शरण। सुदर्शन छोटा सा ही तो था जब इसके पिताजी गुजर गए थे। किशन देवी। तब 8 साल का ही था। शरण। अब लड़का होशियार हो गया है, मैट्रिक भी पास कर गया है। आज इसके पिताजी होते तो इसे देखकर कितना खुश होते। किशन देवी ठंडी सांस भरकर। ठीक है भाई, माथे की लिखी को कौन मिटा सकता है। कहावत भी तो है कि राई घटे तिल बढ़े, जो लिखा करतार। शरण। अफसोस होता है। किशन देवी। चलो, समय के साथ सभी कुछ होगा। तुम समझो कि बदकिस्मत थे वे जो बस्ती हस्ती बगिया को छोड़कर चले गए। शरण। मेरे साथ तो बहुत अच्छे संबंध थे, मेरे सहपाठी थे वे। एक साथ खेले हम, साथ ही पढ़े, बहुत मिलनसार स्वभाव के थे। किशन देवी। उनकी तारीफ तो सारी दुनिया करती है। शरण। कहा करते हैं ना कि भले आदमियों की तो ईश्वर को भी जरूरत रहती है, इसीलिए शायद उन्हें वहां जल्दी बुला लिया जाता है। सुदर्शन गिलास लेकर आता है। सुदर्शन। लो सरदार जी, शरबत का गिलास लो। किशन देवी। लो जी, पी लो। शरण गिलास पकड़ते हुए। आपने तो यूं ही तकल्लुफ की है बहन जी। किशन देवी। लो, पानी का भी तकल्लुफ होता है कोई। शरण सिंह शरबत पीकर खाली गिलास लौटाता है। शरण। लो बेटे, गिलास रख लो। सुदर्शन। और लाऊं जी? शरण। नहीं बेटे, बस। गले को साफ करके। तो अब सुदर्शन का किस कॉलेज में दाखिला करवा रही हैं आप? किशन देवी। बस सोच ही रही हूं कि कैसे करूं। आगे पढ़ाई के लिए खर्च भी बहुत चाहिए।
एक मकान का किराया ही तो आता है ना। शरण, और फिर 12-14 जमातें पास भी कर ली तो नौकरियां कहाँ मिल ही जाती हैं। सुदर्शन, जी नौकरी के लिए ट्राई तो कर रहा हूँ, आज भी इंटरव्यू पर गया था। शरण, बेटा, ये इंटरव्यू तो कई बार बस चक्कर भर होते हैं, एक ढोंग या सिर्फ कागजी कार्रवाई। अक्सर बड़ी बड़ी सिफारिशों से मनपसंद आदमी तो पहले ही रख लिए जाते हैं। किशन देवी, ये तो फिर ठगने की बात ही है ना। शरण, तो और क्या, या फिर बेटे को ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करवाओ ताकि वह सीधे बहुत बड़ा अफसर, डॉक्टर, बैरिस्टर, जज या इंजीनियर बन जाए और जिंदगी बना सके। नहीं तो धक्के खाने वाली बात ही है। फिर आजकल बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि बीए पास छोटी छोटी नौकरियों के लिए तड़पते घूमते हैं। किशन देवी, सुदर्शन, बोलो क्या पढ़ोगे। शरण, बहन जी, बड़े सिरों का बड़ा दर्द। ऊंचे दर्जे की पढ़ाई कौन सा आसान काम है, खर्चे से सिर घूमने लगता है। आप मेरी राय मानो तो कहूंगा कि लड़के को किसी व्यापार में डाल दो। सुदर्शन, बीजी ये बात ठीक है। किशन देवी, काम धाम का अभी तुम्हें क्या शऊर है, छोटे से तो हो तुम अभी। शरण, खुद ही गिर गिर कर सवार बन जाएगा। फिर कौन है इस संसार में जो पहले से ही सीख कर आता हो। आप लोगों के पास अभी इतना बड़ा मकान है, इसकी रकम वसूल कर लो और लड़के को किसी काम पर लगा दो। कहावत भी है ना कि सोना ही गलता है, सोना ही पलता है। किशन देवी जरा तेजी में, लेकिन मैं तो मकान बेचने को तैयार नहीं हूं, अपनी झोंपड़ी में सिर छिपाए बैठी हुई हूं। मैं तो भाई पहले ही तुमसे कह चुकी हूं कि मुझे मकान नहीं बेचना है। शरण, ओहो, तुम भी भोली हो बहन जी। मैंने कब कहा है कि आप मकान बेच ही दें। ये तो सब यूं ही बातों में से बात निकल आई। वैसे मेरा मतलब किसी तरह भी आपको कन्विंस करने का नहीं। कोई जल्दी नहीं, थोड़ा सोच विचार कर लो। सोच विचार में क्या हर्ज है। सुदर्शन, हाँ बीजी, इसमें क्या हर्ज है। शरण, देखो, ईश्वर ने इंसान को सूझ दी, किस लिए? सोचने समझने के लिए। आखिर आपको भी अपने बच्चे की जिंदगी बनानी है, आपको ही इसे रास्ता दिखाना है, आपको ही इसकी देखभाल करनी है। मेरी तो यही राय है। आपका बेटा श्रवण कुमार जैसा है और आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। लड़का काम में पड़ जाएगा तो सभी कुछ खुद ही सीख जाएगा। कहा भी तो है कि ज्यों ज्यों भीगे कंबली, त्यों त्यों भारी होए। किशन देवी, क्यों सुदर्शन, किसी कारोबार में लग जाओ तो अच्छा ही है। सुदर्शन, जैसी आपकी इच्छा। शरण, व्यापार के लिए भी तो आखिर रुपए पैसे की जरूरत होगी ना। अगर आपका विचार मकान बेचने का हो तो करीब 18,000 की रकम तो आ ही जाएगी। किशन देवी क्रोध में, 18,000? भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अभी 3 महीने पहले ही तो एक दलाल 22,000 में सौदा करवा रहा था, और वह भी मिन्नतें करके। शरण, हो सकता है, लेकिन समय समय की बात है। किशन देवी, और मैं 22,000 से एक पैसा भी कम में बेचने को तैयार नहीं हूं। शरण, मैं कब कहता हूं कि कम लिया जाए। मेरा तो यही प्रयत्न है कि अधिक से अधिक मोल बने, और फिर हमारी दलाली भी अधिक बनेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी बात की कसम भी नहीं खानी चाहिए। जरूरतमंद ग्राहक भी तो हर समय नहीं मिलता। खैर, आप सोच लें, मैं चलता हूं फिर। किशन देवी, ना ना, मैं तो 22,000 से एक पैसा भी कम ना लूंगी। शरण लौटते हुए, हाँ, तो एक बात और याद आ गई है।
आपके मकान के सामने एक कुआं होता था ना? सुदर्शन, हाँ वह तो था। शरण, तभी तो लोग सच ही कहते हैं कि कुएं के सामने वाला मकान दुर्भाग्यशाली होता है। किशन देवी, लेकिन अब तो वह कुआं कब का बंद हो चुका है। शरण, फिर क्या हुआ? उसका असर तो रहता ही है ना। कुओं पर कई तरह के जिन्न, भूत और चुड़ैलें वगैरह रहा करती हैं। मैं समझता हूँ कि इसीलिए आपने इस मकान में सुख नहीं भोगा। सुदर्शन साश्चर्य, भूत और चुड़ैलें भी होती हैं क्या। किशन देवी, यहाँ सुख वाकई में मैंने नहीं भोगा। जब सुदर्शन के पिता का निधन हुआ, मकान बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। शरण, खैर, इस समय तो मेरे हाथ में एक ग्राहक भी है, यही पास ही है। मैं अभी आधे घंटे में हाजिर होता हूँ उसे लेकर। जाने लगता है। किशन देवी, लेकिन भाई मैंने तुम्हें बता ही दिया है, मैं कम नहीं लूंगी। शरण जाते जाते, आप चिंता न करें, सुदर्शन के पिताजी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। ये तो मेरा अपना ही काम है। प्रस्थान। किशन देवी, क्यों सुदर्शन, फिर मकान बेच ही दें। सुदर्शन, जैसी आपकी इच्छा बीजी, लेकिन वे तो कहते हैं कि सामने भूत वगैरह रहते हैं। मुझे तो डर लगने लगा है। किशन देवी, चल पगला ना हो तो, जवान बेटा होकर डरता है। हाँ, तो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना। सुदर्शन, अभी क्या पता, लेकिन नौकरी मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। उन्हें सिर्फ 8 आदमी रखने हैं, जबकि 50 लड़के वहां पहुंचे हुए थे। उनमें कई तो बीए पास भी थे। किशन देवी, तो शरण सिंह ठीक ही कहता है। मकान बेचकर तुम कोई अपना काम शुरू कर लो, लेकिन काम करोगे क्या। सुदर्शन, जो आप कहेंगी बीजी। किशन देवी, तुम कमाई करने लगोगे तो कितने ही मकान बना लोगे। फिर तुम्हारी शादी भी कर दूंगी और छोटी सी सुंदर बहू भी घर में आ जाएगी। मैं भी मरने से पहले अपनी मुरादें पूरी होते देख लूंगी। सुदर्शन शर्माते हुए, तो ठीक है बीजी, कोई व्यापार शुरू कर लूं ना अपना। किशन देवी, अच्छा, ईश्वर कभी मेरी भी सुनेगा ही। ऐसी सुंदर शहजादी बहू लाऊंगी मैं, जो अंदर बैठी हो तो बाहर रोशनी करे। फिर मेरे घर नन्हा सा पोता आएगा तो दिन रात उसके साथ खेला करूंगी। मेरे लिए भी ईश्वर कोई सुख का पेड़ लगाएगा ही। दरवाजे पर दस्तक होती है। सुदर्शन, मेरा ख्याल है कि शरण सिंह आ गए हैं। शरण अंदर आते हुए, जी हाँ, बिल्कुल ठीक ख्याल है, मैं ही हूँ। जोर से, आ जाओ अंदर ही चोपड़ा साहब। चोपड़ा का प्रवेश। चोपड़ा, नमस्कार जी। किशन देवी, नमस्कार, आओ बैठो। शरण, लो चोपड़ा साहब, ये अपनी बहन जी का मकान है। ये ड्राइंग रूम है और वह देखो, इसके पीछे छोटी सी ड्योढ़ी है और उसके पीछे एक और कमरा। मकान 16 गज लंबा और 6 गज चौड़ा है। चोपड़ा, 16 गज बाय 6 गज। शरण, 2.5 मंजिलें हैं, वह भी ऐसी कि देखकर पेट भर जाता है। किशन देवी, मैंने तो ये मकान खुद खड़े होकर बड़ी दिलचस्पी से बनवाया था। नींवों में 3-3 गज रोड़ी कुटवाकर डलवाई थी और फर्श इतने चमकदार हैं कि चाहो तो मुंह देख लो। ऊपर वाला कमरा तो खास बना हुआ है। चोपड़ा उठकर इधर उधर दीवारों को, छत को और बाहर की तरफ देखता है। शरण, तुम बेटे बाबूजी के साथ जाकर ऊपर वाले कमरे भी दिखा लाओ। चोपड़ा, चलो बेटे, सीढ़ियां किधर हैं? सुदर्शन, चलिए। शरण,
इधर है सीढ़ियां चोपड़ा साहब, इधर। सुदर्शन और चोपड़ा भीतर चले जाते हैं। किशन देवी, कीमत बता दी है इन्हें आपने भाई साहब? शरण, मैंने तो 22,000 ही कहा था। वे तो वहीं कानों को हाथ लगाने लगे। मैंने कहा चलो तो जरा बहन जी को समझा लेंगे, कुछ ना कुछ छूट दे देंगी। किशन देवी, नहीं जी, मैं तो पैसा भी कम नहीं लूंगी। शरण, अब उन्हें साथ तो लाना ही था ना, काम तो करना ही है। मैंने आपसे पूछे बिना ही 20-21 हजार बता दिया। मैंने सोचा कि आप मेरी बात टालेंगी तो नहीं, और फिर वह कौन सा अभी मान गया है। किशन देवी, भाई साहब कोई जबरदस्ती तो नहीं, मैं कम नहीं लूंगी। शरण, इतनी सख्ती नहीं करते बहन जी, आप खुद ही देख ले, पूरे बाजार में दिन ब दिन मंदी आती जा रही है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका मोल नहीं गिरा? सोना, चांदी, गुड़, चीनी, घी, गेहूं, सभी कुछ तो मंदी में है। 3 माह पहले एक मकान के मैं 32,000 दिलवा रहा था, तब वह नहीं माने। अब वे कहते हैं कि 28,000 ही दिलाओ, लेकिन कोई भी ग्राहक 25,000 से अधिक खर्चने को तैयार नहीं। बताओ हम क्या करें? किशन देवी, फिर तुम्हारा क्या फायदा अगर दाम भी पूरा न दिलाओ तो? शरण, लेकिन आप भी सोचो, कुछ सोच समझकर ही बात करनी चाहिए, ताकि ग्राहक भाग ही ना जाए। कहीं ये ना हो कि 2 माह बाद दाम और भी गिर जाएं। किशन देवी व्यंग्य से, हाँ, दाम तो गिरेंगे ही। शरण, अगर आप कहें तो 20,000 कहकर देखूं। किशन देवी, नहीं नहीं, 20 तो बहुत कम है। शरण, चलो कोशिश कर देखूंगा कि 20,500-21,000 पर सौदा बन जाए। वे आए तो आप अंदर चली जाए, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। किशन देवी, 21,000 से कम बिल्कुल ना कहना। शरण, आओ चोपड़ा साहब, देख आए आप? किशन देवी, हाँ भाई, आप बात कर ले, मैं अभी आती हूँ। आओ सुदर्शन, तुम मेरे साथ आओ। दोनों अंदर चले जाते हैं। शरण, क्यों चोपड़ा साहब, मकान है ना फर्स्ट क्लास, पूरा नगीना है, नगीना। चोपड़ा, खैर साख तो अच्छी है। मालिक मकान कौन है? शरण, इसी विधवा औरत का मकान है ये। चोपड़ा, क्या नाम था इनके पति का? शरण, उनका नाम जी, उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं, मेरे परिचितों में से नहीं थे। खैर मालूम हो जाएगा। वैसे आप बेफिक्र रहें, झगड़े वाला कोई सौदा नहीं है। मकान जर खरीद है, और एक ही अल्पवयस्क बेटा है। उसकी माँ उसकी गार्जियन है। चोपड़ा, फिर कितने में सौदा बनेगा? 18,000 लेगी कि नहीं? शरण, आप तो मजाक कर रहे हैं चोपड़ा साहब, चीज को देख के मोल की बात करें आप। कहाँ 22,000 और कहाँ 18,000, वे तो मानती ही नहीं। लेकिन उम्मीद है कि 21,000 पर बात बन जाए, वह भी पूरी कोशिश करने के बाद। चोपड़ा, 21,000 बहुत है, बहुत ज्यादा। हाँ, मेरा ख्याल है कि इस मकान के सामने एक कुआं भी हुआ करता था। कुएं के सामने वाले मकान को तो वैसे भी संदेह की नजर से देखा जाता है। शरण, वह तो कब का बंद हो गया है। और फिर चोपड़ा साहब, आप भी खूब हैं, पढ़े लिखे होकर भी बड़े पुराने विचार हैं आपके। व्यर्थ का भ्रम करते हैं आप। चोपड़ा, तो भी शक वाली बात तो है ही। शरण, कभी ये भी सोचने की तकलीफ की है कि ये भ्रम बना कैसे? चोपड़ा, कैसे बना? शरण, एक बार एक वृद्ध ने कुएं के सामने मकान ले लिया। कुएं पर हर तरह के लोग नहाने धोने आते थे।
नौजवान लड़के तेल लगाकर डंड पेला करते थे। वृद्ध की युवा पत्नी खिड़की में बैठकर सभी कुछ देखा करती थी। यौवन की अंधी वह किसी युवक के साथ 9 दो 11 हो गई। लो, फिर क्या था? लोगों ने बात पकड़ ली कि कुएं के सामने मकान था, इसीलिए दुर्भाग्यशाली सिद्ध हुआ, जैसे कोई जिन ही उस लड़की को उठाकर भाग गया हो। चोपड़ा हंसते हुए, बहुत खूब सरदार साहब, बहुत खूब। आपको बातें तो खूब आती हैं। शरण, लाला जी, बातों की ही तो कमाई खाते हैं हम लोग, और अपने कौन से कहीं हल चलाते हैं गांव में। चोपड़ा, तो क्या विचार है? शरण, जैसा आप चाहें, लेकिन मोल अधिक खर्च करके ही बात बनेगी। चोपड़ा, चलो फिर 19,000 पर बात बनाओ। शरण, मेरा क्या है, मैं तो बात कर देखूंगा। आप जरा 5 मिनट बाहर रुके, मैं उनसे बात करता हूँ। चोपड़ा, बहुत खूब। बाहर चला जाता है। शरण भीतर आवाज देते हुए, बहन जी, सुदर्शन। दोनों बाहर आते हैं। किशन देवी, हाँ, क्या बात बनी फिर? शरण, बहन जी, काम बनता नजर नहीं आ रहा। जमाना बदल गया है। ग्राहक अब पैसे खर्चते हुए घबराता है। पूरी कोशिश करूं तो कहीं जाकर 19,000 पर बात बन सकती है। किशन देवी, चलो छोड़ो भाई साहब, हम मकान नहीं बेचेंगे। मैंने तो तुम्हारी बात रखने के लिए 1,000 कम कह दिया था। सुदर्शन, चलो जी छोड़ो, नहीं बात बनती हो तो ना सही, फेंकना तो नहीं है हमें मकान। शरण, सोच लो, हाथ आए ग्राहक को छोड़ना ठीक नहीं रहता, और फिर ये मकान तो शेरमुखी है। सुदर्शन, शेरमुखी, वह क्या होता है? शरण, बेटा, जो मकान आगे से अधिक चौड़ा और पीछे से कम चौड़ा हो, उसी को शेरमुखी कहते हैं। सुदर्शन, शेरमुखी में क्या हर्ज है? ये भी कोई दोष है क्या? शरण, शेरमुखी मकान मालिक के हक में ठीक नहीं होता। जैसे शेर जानवरों को खा जाता है, वैसे ही मालिक को भी खतरा रहता है। सुदर्शन चिंतित होकर, बीजी, पिताजी का स्वर्गवास यहीं हुआ था क्या? किशन देवी, पगले हो तुम तो बेटा। भाई, तुम भी इन भ्रमों में उलझे हो। और फिर हमारे मकान का असली रास्ता तो पिछली गली में है, जो हमने खुद बंद कर रखा है। अगर वह रास्ता खोल दे तो मकान गौमुखी हो जाएगा। शरण, अगर पिछला रास्ता भी गिने तो मकान दो मुहा हो जाता है। किशन देवी, और दो मुहे मकान में क्या हर्ज है? शरण, हर्ज क्यों नहीं, दो मुही सापिन को ही लो, सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं होती। सुदर्शन डर कर, फिर बीजी कैसे करेंगे अब? शरण, आप मकान बेचिए या न बेचिए, आपकी दौलत है। मैं अपनी दलाली के लिए कभी किसी को गलत राय नहीं दूंगा। इसीलिए मेरे जितने भी मित्र परिचित हैं, प्रॉपर्टी का सारा काम मुझसे पूछकर ही करते हैं। किशन देवी, फिर तुम्हारा क्या विचार है? शरण, मेरा विचार पूछते हो तो मैं यही कहूंगा कि ग्राहक को मत छोड़िए। एक तो मकान पर शक हो रहा है, भ्रम वाला मामला है। दूसरे, आपको अब पैसे की भी जरूरत है, लड़के को काम भी शुरू करना है। तीसरी, मार्केट में तो दिन ब दिन मंदी ही आ रही है। जो दाम आज है वह कल नहीं रहेगा। किशन देवी, लेकिन मैं तो 20,000 से कम किसी हालत में भी न लूंगी, चाहे मकान खरीदे चाहे न खरीदे। शरण, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। आप अंदर जाएं जरा। चोपड़ा साहब, आ जाइए, मैं बात कर देखूंगा। किशन देवी, चलो सुदर्शन, हम भीतर चलें। दोनों अंदर जाते हैं। शरण,
दरवाजे के पास खड़े होकर आवाज देता है। चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब, अंदर आ जाइए आप। चोपड़ा का प्रवेश। चोपड़ा, हाँ जी, क्या हुक्म है? शरण, चोपड़ा साहब, आप भी क्या याद करेंगे कि किस शरण सिंह से पाला पड़ा है। लो, अब पीछे ना हटना, 20,000 पर बात करवा दूंगा। चोपड़ा, ना ना ना, मैं तो किसी सूरत में भी 19,000 से ज्यादा खर्चने को तैयार नहीं हूं। मर्जी हो तो बेचें, ना हो तो ना बेचें। शरण, देख लो, गड़बड़ मत करो। आप इलाका तो देखो कौन सा है, चांदनी चौक। दिल्ली में तो लोग छोटे छोटे कोनों के लिए तरसते हैं। लोग कहाँ कहाँ जाकर बसे हैं। कोई लोधी कॉलोनी रहता है तो कोई पटेल नगर, कोई जवाहर नगर में है तो कोई किंग्सवे, कुछ जंगपुरा में है तो कुछ छावनी में। यहाँ तक कि दिल्ली की सरजमीन से मायूस होकर लोगों ने जीवित रहते हुए भी इंद्रलोक, चंद्रलोक, देवनगर व स्वर्गपुरी को जाबाद किया है। चोपड़ा, यानी जीवित लोग भी स्वर्गवासी कहलाने के अधिकारी हो गए हैं। दोनों हंसते हैं। शरण, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो खुद समझदार हैं। चोपड़ा साहब, दिल्ली तो चारों तरफ फैल रही है, फिर ये इलाका है भी बिल्कुल बीच में। चोपड़ा, हाँ, ये तो ठीक कहते हैं आप। शरण, ठीक क्या, 16 आने ठीक कहता हूँ। मुझे तो आपसे खास प्रेम है, सिर्फ आपके लाभ के लिए ही ये सौदा करवाया है। यहाँ तो दिन ब दिन कीमतें चढ़ रही हैं। मेरी बात मानो तो सौदा मत छोड़ो। चोपड़ा इधर उधर देखते हुए फिर अचानक उठकर मकान के फैलाव पर निगाह दौड़ाता है। देखो ना सरदार जी, ये कमरा आगे से बड़ा और पीछे से छोटा है। क्यों जी, मेरे विचार से ये मकान शेरमुखी है। मकान मालिक का देहांत यहीं हुआ था ना? शरण हंसते हुए, वाह चोपड़ा साहब वाह, आप भी आज बच्चों की सी बातें करते हैं। ये तो बताएं कि कौन सा ऐसा मकान है जहां कोई मरा ना हो। जन्म मृत्यु तो साथ साथ चलती ही है। कहानी आपने भी सुनी होगी। महात्मा बुद्ध ने एक स्त्री से कहा कि मुट्ठी भर अनाज ऐसे घर से लाओ जहां कोई मरा ना हो, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। वह बेचारी दर दर धक्के खाती घूमती रही, लेकिन उसे मुट्ठी भर अनाज न मिला। मिलता भी कहाँ से। आखिर में उसे समझ में आया कि कोई भी घर मौत से खाली नहीं है। बेचारी रो धोकर बेटे का वियोग सह गई। चोपड़ा, लेकिन ये तो जग जानता है कि शेरमुखी मकान दुर्भाग्यशाली होता है। शरण, लेकिन इसको शेरमुखी कहता ही कौन है। ये मकान तो गौमुखी है। इसका असली रास्ता तो पिछली तरफ है। अगर फिर आपको वहम बना रहे तो ये रास्ता बंद कर देना और उधर वाला खोल लेना। चोपड़ा, तो इस मकान का रास्ता दोनों तरफ से है क्या? शरण, लोग तो ऐसे मकान की तलाश में रहते हैं जिसमें दो तरफ से हवा या धूप आती हो। आप कभी नए ढंग से बने मकानों को देखो, कम से कम दो तरफ से तो जरूर ही खुले होते हैं। चोपड़ा, तो भी मकान का सही रास्ता तो वही माना जाएगा जो बहुत दिनों से चालू हो। शरण, चोपड़ा साहब, बेकार के वहमों में पड़ने से क्या लाभ। गौमुखी शेरमुखी तो आपने सुन लिया, ये भी मालूम है कि इसका मतलब क्या है। चोपड़ा, क्या मतलब है भला? शरण, अगर मकान गौमुखी हो तो उसका माथा छोटा होता है। इस तरह मकान का पर्दा बना रहता है। आते जाते गुजरते हुए लोग अंदर ताक नहीं सकते। दुकान शेरमुखी पसंद की जाती है क्योंकि माथा चौड़ा होने से उसकी सजावट अच्छी तरह से की जा सकती है।
और इस बात में है ही क्या, शेरमुखी कोई मुंह में नहीं डाल लेता और न ही गौमुखी में से दूध के सोते फूट बहते हैं। चोपड़ा हंसते हंसते। तो आप ये कहना चाहते हो कि शेरमुखी की तरफ से दुकान कर लें और गोमुखी को घर बना लें? दोनों हंसते हैं। शरण। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस तरह के वहम में पड़कर क्या मिल जाएगा। आम खाओगे या पेड़ गिनोगे? आप निश्चिंत रहें, 2-4 हजार का लाभ ही होगा। चोपड़ा। ठीक है सरदार साहब, जैसी आपकी इच्छा। शरण। फिर 20 हजार पर पक्का कर दूं? चोपड़ा। नहीं, 19,000 से ऊपर नहीं। शरण। वाह भाई वाह, पंचों का कहना सिर माथे, पर नाला तो वहीं बहेगा। कुछ ढीला होना पड़ेगा आपको, ऐसे काम नहीं बनेगा। 19.5 कह दूं, फिर वे जाने और उनका काम। चोपड़ा। 19.5 से एक भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। शरण। आप चिंता मत करो और अब रुपयों का प्रबंध करो। ऊंचे स्वर में। सुदर्शन, सुदर्शन, बहन जी को बाहर तो भेजो। दोनों आते हैं। किशन देवी। बोलो भैया, क्या कहते हो? शरण। बैठो बहन जी, आपको एडवांस दिला दूं। चोपड़ा साहब, निकालो 100 रुपए का नोट। चोपड़ा पर्स निकालकर नोट देता है। ये लो सरदार साहब। शरण रुपये देते हुए। ये लो बहन जी, 100 रुपया, सौदा हो गया, 19,500। किशन देवी नोट को दूर खिसकाकर। ना 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 भाई, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुकी हूं कि 20,000 से एक पैसा भी कम लेने को तैयार नहीं मैं। शरण। बहन जी, आप रुपए तो पकड़ो। किशन देवी। रुपए वैसे ही पकड़ लूं? मैं पहले ही 2,000 कम पर मान रही हूं, बल्कि मेरा बेटा तो मुझ पर नाराज हो रहा है। सुदर्शन। नहीं सरदार जी, 20,000 से कम नहीं लेंगे। शरण। चोपड़ा साहब, छोड़ो भी अब, बात बनने दो। 500 के लिए ऐसा सौदा नहीं छोड़ना चाहिए। चोपड़ा। नहीं सरदार जी, क्या कहते हैं आप? मैं तो पहले ही 500 ज्यादा कह बैठा हूं। शरण। चलो फिर, मेरे लिए 500 और सही, आपको किसी और सौदे में कम करवा दूंगा। चोपड़ा। नहीं सरदार साहब, यूं बात नहीं बनेगी। मैं किसी भी सूरत में 19,500 से ऊपर देने को तैयार नहीं। शरण। तो ठीक है, मेरे ऊपर फैसला छोड़ दो। लो बहन जी, पकड़ो 100 रुपया। पकड़ो तो जरा, मैं अभी बात करता हूँ। किशन देवी नोट पकड़कर। हाँ, कहो अब। शरण। ना आपकी बात है ना इनकी, 19,750 रुपए। चोपड़ा और किशन देवी एक साथ बोलते हैं। चोपड़ा। नहीं सरदार जी, नहीं। किशन देवी। नहीं भैया, मैं कम नहीं लूंगी। शरण। चोपड़ा साहब, आप जरा चुप तो रहें। बहन जी सुनो, घर आई माया लौटाई नहीं जाती। लक्ष्मी है लक्ष्मी, 250 रुपए की बात ही क्या है, सोच लो। किशन देवी। क्यों सुदर्शन, क्या विचार है? शरण। वह बेचारा क्या कहेगा, आज ही शाम को आवास अधिकारी के पास चलकर और कागज लिखकर पूरी रकम ले लो। चोपड़ा। हाँ हाँ, जब चाहो लिखा पढ़ी कर लो। शरण। चोपड़ा साहब, आप मुझ पर भी एक कृपा और करें, आधी दलाली मुझे अभी दे दें आप। घर में राशन पहुंचाना है मुझे। सोचा था चोपड़ा साहब का काम बन जाए तो उसके बाद ये काम करूंगा। किशन देवी। तुम भी बहुत जोरदार आदमी हो। तुम्हारा तो वही हाल है कि फिरनी बेबे फिर, लोहे की टांगे और काठ का सिर। चक्कर लगा लगा कर, बातें कर कर के तूने आखिर मेरा मकान बिकवा कर ही दम लिया। शरण। ये तो बहन जी हमारा रोज का काम है। कहा भी तो है कि हुकूमत गर्मी की और दुकानदारी नरमी की।
और दलाली बेशर्मी की। सभी हंसते हैं, पर्दा गिरता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक पंजाबी हास्य नाटक का हिंदी अनुवाद गोमुखी शेरमुखी, लेखक गुरचरण सिंह जसूजा। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।